हेलो गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सच बताऊं तो मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी। मेरी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो गई थी, जिस वजह से मैं वीडियो एडिट करना तो दूर मोबाइल तक नहीं उठा पा रहा था। मैं काफी डिप्रेस्ड हो गया था। इसी वजह से लगभग 1 महीने बाद आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा और दिल से थैंक यू मेरे 7K सब्सक्राइबर्स के लिए। उम्मीद है आगे भी आप इसी तरह सपोर्ट करते रहोगे। अगर आपको कुछ पूछना है या जानना है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और जैसे ही हम 10K सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे मैं एक Q&A वीडियो भी लाऊंगा। तो ज्यादा बात न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सबसे बड़े मॉन्स्टर टावर के फाइनल बॉस बाफोमेट से। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब बोर्ड एज हेल हैं। वजह, जो भी हंटर उन्हें हराने आता है वो इतना वीक होता है कि फाइट शुरू होने से पहले ही गेम ओवर हो जाता है। फन लेने का मौका ही नहीं मिलता। फिर एक दिन एक ओवर कॉन्फिडेंट ओल्ड हंटर आता है। वेडिंग एनिवर्सरी के दिन हीरो बनने चला था, लेकिन एनिवर्सरी से सीधा फ्यूनरल तक का सफर तय करता है। इसके बाद एक लिटिल गर्ल जो लॉस्ट होने का नाटक कर रही होती है अचानक अटैक करती है, लेकिन बाफोमेट के सामने उसकी भी नो चांस, वो भी वहीं खत्म। टाइम के साथ और हंटर्स आते हैं। कोई खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट साबित करना चाहता है, कोई फेम के पीछे भाग रहा है, लेकिन नतीजा वही, स्लाइस्ड बॉडीज, ब्रोकन ड्रीम्स और बाफोमेट की एफर्टलेस जीत। पर जीत के बाद भी सेटिस्फैक्शन नहीं, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। असल में बाफोमेट इस टावर से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चेंबर डोर अंदर से ओपन ही नहीं होती। एस्केप इम्पॉसिबल है, उसे बस नए चैलेंजर्स का वेट करना पड़ता है। बोर्डम में वो सब ट्राई करता है, यहां तक कि गेट पर बैंग भी करता है। और तभी एक दिन एक मरे हुए हंटर का फोन बज करता है। क्यूरियस होकर बाफोमेट फोन उठाता है। तभी एक और हंटर एंट्री करता है, बड़े बड़े डायलॉग्स मारते हुए, मैं ग्रेटेस्ट बनूंगा। रिजल्ट, सेकंड्स में डिफीट। बाफोमेट उससे फोन के बारे में पूछता है। पता चलता है कि ये फेस अनलॉक से खुलता है। तो जनाब क्या करता है, हंटर के म्यूटेटेड हेड से फोन अनलॉक कर देता है। उधर हंटर डिस्ट्रैक्शन समझकर अटैक करने की कोशिश करता है, और इधर बाफोमेट बिना देखे ही उसे वन शॉट किल कर देता है। अब बाफोमेट हर हंटर के गिराए हुए आइटम्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है। फोन्स, टूल्स, रैंडम सामान। ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स उसे फैसिनेट करते हैं। इन्हीं चीजों से वो ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में सीखता है। टाइम के साथ साथ बाफोमेट की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ने लगती है। अब उसका सपना सिर्फ फाइट नहीं, बल्कि आउटसाइड वर्ल्ड को अपनी आंखों से देखना है। हंटर से मिले इन आइटम्स के जरिए वो सीखता है कि इंसान गॉड में बिलीव करते हैं, प्रे करते हैं, विशेज मांगते हैं। एक दिन टावर के उस खामोश थ्रोन पर बैठा हुआ बाफोमेट खुद भी प्रे करता है। वो गॉड से सिर्फ एक चीज मांगता है, मुझे इंसान बना दो, बस एक बार। लेकिन तभी फोन की आवाज उसकी लॉन्गिंग को तोड़ देती है। अगले ही पल उसे किसी के आने का एहसास होता है। वो सीधा बैठ जाता है अपने थ्रोन पर रेडी होकर। पर इस बार दिल में कोई एक्साइटमेंट नहीं। हंटर्स को मारना अब रूटीन बन चुका है, थ्रिल खत्म हो चुकी है। अब वो बस चाहता है जल्दी से किल करो और जो आइटम गिरे उसे उठा लो। लेकिन जैसे ही वो आने वाले फिगर को देखता है, उसके बॉडी में कुछ अलग फील होता है। पावर रेडिएट हो रही थी। हंटर का सोड आते ही बाफोमेट इंस्टेंटली डिफेंड करता है और काउंटर स्ट्राइक करता है, लेकिन हंटर एयर में लीप कर जाता है। जब हंटर वापस अटैक करता है, उसी पल बाफोमेट समझ जाता है, दिस वन इज डिफरेंट। ये हंटर उसके टाइम के लायक है। कुछ सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे को साइज अप करते हैं, और फिर ब्लेड्स क्लैश। फाइट के दौरान बहुत समय बाद बाफोमेट को फिर से एक्साइटमेंट महसूस होती है। उसका दिल जोर से धड़कता है। वो अपनी चेन्स एक्टिवेट करता है हंटर को पकड़ने के लिए, लेकिन हंटर उन्हें इजीली डॉज कर देता है। अगले पल बाफोमेट उसके पीछे अपीयर होता है, लेकिन हंटर उसकी मूवमेंट सेंस कर लेता है और फिर से हाई जंप। और तभी हंटर उसे जमीन पर स्लैम कर देता है और फाइनल स्ट्राइक की तैयारी करता है। उस हंटर को देखते हुए बाफोमेट के दिल में एक अजीब सा एहसास आता है, जेलसी, उसकी स्ट्रेंथ से जलन। लेकिन वो हार नहीं मानता। वो उठता है, अपनी ब्लेड घुमाता है और खुद को नेक्स्ट अटैक के लिए रेडी करता है। हंटर भी बिना पीछे हटे उसे हेड ऑन फेस करता है। एक पल के लिए टावर के अंदर ब्लेड्स की क्लैश गूंज उठती है। स्टील की आवाज पूरे एबिस में फैल जाती है। बाफोमेट के दिमाग में पहली बार एक ख्याल आता है, क्या मैं सच में किसी मियर ह्यूमन से हार सकता हूं? अगले ही पल वो अपना फुल पावर अनलीश करता है। काउंटलेस ब्लेड्स हवा में समन होती हैं और सीधा हंटर की तरफ उड़ती हैं। लेकिन हंटर एक एक अटैक को अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर देता है। बाफोमेट अपनी सुप्रीमेसी डिक्लेयर करता है, खुद को टावर का एब्सोल्यूट रूलर बताता है। लेकिन हंटर हंसता है और एक लाइन बोलता है जो बाफोमेट के दिल में चुभ जाती है, इतनी पावर के बाद भी तू बस यहाँ का प्रिजनर है। ये सुनते ही बाफोमेट स्टन्ड रह जाता है। हंटर ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ के साथ चार्ज करता है और हर ब्लो के साथ बाफोमेट को मजबूर करता है सोचने पर, क्या मैं सच में माइटी हूं या बस इस जगह से बंधा हुआ एक टॉय? अगले ही सेकंड हंटर की ब्लेड उसकी स्किन को स्लाइस कर देती है। पहली बार बाफोमेट सच स्वीकार करता है, दिस ह्यूमन इज स्ट्रॉन्ग एंड दिस ह्यूमन इज फ्री। वो कोई टॉय नहीं है। उसी पल बाफोमेट के दिल में एक विश पैदा होती है। वो भी ऐसा बनना चाहता है, टावर से बाहर निकलना चाहता है।
फ्री होना चाहता है, स्ट्रांग होना चाहता है। और तभी उसकी आंखों के सामने बिना उसकी नोटिस में आए एक क्वेस्ट क्वाइटली अपीयर होती है। लेकिन अगले ही पल हंटर उसे किल कर देता है। अगला मोमेंट, हंटर के सामने नोटिफिकेशन पॉप अप होती है, अबिसल टावर कॉन्कर्ड, टावर कोलैप्स होने वाली है, लीव इमीडिएटली। हंटर पीछे मुड़ता है और जाने लगता है, ये जाने बिना कि बाफोमेट अभी भी अलाइव है। उसका हाथ हंटर की ब्लेड को पकड़े हुए है। कुछ समय बाद टावर के रूइंस में वर्कर्स पहुंचते हैं। वो उन काउंटलेस हंटर्स की बॉडीज कलेक्ट करते हैं जो इस टावर को कॉन्कर करने आए और फेल हो गए। तभी उनमें से एक को रबल के बीच एक फिगर दिखता है। वो समझते हैं शायद कोई सर्वाइवर है। वे उसे आवाज लगाते हैं और वो फिगर कोई और नहीं, बाफोमेट है। उसके माइंड में फ्लैश होता है वो आखिरी मोमेंट जब वो हंटर के पीछे उठा था। ठीक उसी समय जब हंटर एक और अटैक के लिए रेडी हो रहा था, बाफोमेट पूरी ताकत से काउंटर करता है। अपने बेयर हैंड से हंटर के शरीर को भेदते हुए उसका हार्ट क्रश कर देता है। उसी एक पल में रेवन मर चुका होता है और तभी बाफोमेट को एहसास होता है वो जीत गया है, वो जिंदा है। चारों तरफ वर्कर्स बार बार उसका नेम पूछ रहे होते हैं, लेकिन बाफोमेट किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। वो अपनी नई बॉडी को देख रहा है, उसे महसूस कर रहा है और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा। तभी उसे याद आता है उसका मेन क्वेस्ट, किल द हंटर रेवन टू फुलफिल योर डीपेस्ट डिजायर। क्वेस्ट कंप्लीट। वो धीरे से ऊपर देखता है और पहली बार अपना नाम इंट्रोड्यूस करता है और उसी पल उसे समझ आता है वो अब इंसान बन चुका है। इस दुनिया में हंटर्स वो लोग होते हैं जो गेट्स और टावर्स से निकलने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं, लेकिन पहले इस प्रोफेशन को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। फिर हुआ गेट शॉक इंसिडेंट। एक टावर समय पर क्लियर नहीं हुआ और डिमोनिक बीस्ट्स रियल वर्ल्ड में निकल आए। नतीजा, ह्यूमैनिटी का 1/3 हिस्सा खत्म। उस डिजास्टर के बाद लोगों को समझ आया कि हंटर्स मजाक नहीं है। ट्रेनिंग शुरू हुई, टावर्स क्लियर किए जाने लगे और वहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। एबिसल टावर का फाइनल बॉस, हजारों को मार चुका टेरिफाइंग मॉन्स्टर बाफोमेट, आखिरकार ह्यूमन बन जाता है जैसे उसने चाहा था। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि यही वो हंटर है जिसने टावर क्लियर किया, लेकिन जब वो कोई स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाता तो वही लोग उसे फ्रॉड कहने लगते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि बाफोमेट एक बैक एली गैंग का लीडर बन जाता है, लो लेवल वॉनबी फाइटर्स का छोटा सा ग्रुप। और इसी बीच एक नया इनएक्सपीरियंस्ड माइनर वर्क प्लेस में ज्वाइन करता है। उसका बॉस उसे भरोसा दिलाता है, माइनिंग सिंपल है, टेंशन मत ले, जल्दी सीख जाएगा। लड़का सामने फैली मैसिव माइंस को देखकर हैरान रह जाता है। तभी बॉस उसे समझाता है ये सब सेफ है क्योंकि हंटर्स ने पहले ही अंदर के डिमोनिक बीस्ट्स को क्लियर कर दिया है। लड़के को एरिया डी असाइन किया जाता है, एक ऐसा जोन जहां रेयर जेम्स मिलना कॉमन बात है। लेकिन तभी माहौल बदल जाता है, दूर से शोर सुनाई देता है और अगली ही पल बाफोमेट अपने गैंग के साथ एंट्री करता है। उसके आदमी लोगों को हटाते हुए उसके लिए रास्ता साफ करते हैं। लड़का घबराकर पूछता है कि ये लोग कौन हैं। बॉस धीरे से फुसफुसाता है, ये सब थग्स हैं, बैड टेम्पर वाले, और खासकर बाफोमेट, उसे प्रोवोक मत करना। लड़का शॉक्ड हो जाता है कि मैनेजमेंट ऐसे लोगों को टॉलरेट कर रही है, लेकिन बॉस बस कंधे उचकाकर कहता है फोरमैन खुद इन्हें चाहता है, काम में ये लोग एक्सट्रीमली एफिशिएंट हैं। तभी वही फोरमैन आ जाता है। बाफोमेट के गैंग के काम से वो काफी खुश दिखता है। वो सबको उनकी सैलरी देता है। रीट्रो अपने पे को लेकर कंप्लेन करता है, लेकिन बाफोमेट तब हल्का सा फ्लिंच करता है जब फोरमैन कहता है तुम्हारी सैलरी उसे भेज दूं। फोरमैन के जाते ही गैंग रिलैक्स हो जाती है। कोई कहता है बॉस खाना ट्रीट, कोई बोलता है या फिर बात। एक क्यूरियस लैकी पूछ बैठता है बॉस आप पैसे करते क्या हो। अगले ही पल दूसरा उसे जोर का थप्पड़ मार देता है। ज्यादा सवाल मत पूछ। बाफोमेट के दिमाग में एक पुरानी याद घूम जाती है, वो स्कैमर डॉक्टर जिसने उसे टावर से निकलने के बाद इलाज दिया था। पैसे न होने पर उसने साफ कह दिया था लेबर वर्क करो, मेडिकल डेट चुकाओ। और तभी से बाफोमेट यही कर रहा है। जॉब ढूंढना आसान नहीं था, हर कोई उसे पहचान लेता था और फ्रॉड कहकर मजाक उड़ाता था। बुलिंग बढ़ती गई और एक दिन बाफोमेट का पेशेंस टूट गया। उसने सबको फाइट बैक किया और जो उसे ताना मार रहे थे सबको हरा दिया। उस दिन के बाद जो भी उसे गलत नजर से देखता वो मार खाता और इसी तरह बाफोमेट बन गया अ गैंग लीडर। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था ये वो लाइफ नहीं है जिसकी उसने ह्यूमन बनने का सपना देखते वक्त चाही थी। अचानक एक मॉन्स्टर सामने आता है और एक माइनर पर हमला कर देता है, लेकिन हंटर्स टाइम पर पहुंच जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। वो सबको वार्न करते हैं इस सेक्शन में मत जाना, ये अभी तक अनक्लियर्ड है। हंटर्स की ओवरवेलमिंग पावर को देखते हुए बाफोमेट के दिल में एक अजीब सी लॉन्गिंग पैदा होती है। उसे एहसास होता है कि वो असल में क्या चाहता है, स्ट्रेंथ, प्योर स्ट्रेंथ। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपनी सारी ताकत खो दी थी और अब जो इंसान वो बन चुका है उसे खुद से नफरत होने लगती है। ये वो इंसान नहीं है जिसकी उसने कामना की थी। उसके दिमाग में एक नाम गूंजता है, रेवन। वही इंसान जैसा वो बनना चाहता था, एक ऐसा ह्यूमन जो सच में पावरफुल था
बाफोमेट का मूड देखकर उसके लैकीज नोटिस कर लेते हैं। वो उसे कंसोल करने लगते हैं। बॉस, आप हंटर्स से भी ज्यादा कूल हैं। वो हंटर्स का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं उनकी सारी ताकत बस अवेकनिंग की वजह से है। बिना पावर्स के तो वो बस ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं जिन्हें कोई भी आसानी से पीट सकता है। बाफोमेट बाहर से सिर हिलाकर अग्री करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे याद आता है रेवन, एक ऐसा हंटर जिसने साबित किया था कि ये बात पूरी तरह गलत है। फिर एक लैकी बोलता है, हंटर्स इतना पैसा कमाते हैं कि पेंट हाउसेज में रहते हैं। बाफोमेट कंफ्यूज हो जाता है, टॉप फ्लोर में रहने में खास क्या है। दूसरा लैकी हंसते हुए जोड़ता है, उनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उनकी पावर्स ही सब काम कर देती हैं। फिर वो कहता है, जो लोग सच में एफर्ट से पैसा कमाते हैं वो ज्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ये वर्ड्स बाफोमेट के दिल में सीधे उतर जाते हैं। पहली बार वो समझता है मनी की वैल्यू, और ये भी कि अपने खुद के एफर्ट से कुछ कमाने का क्या मतलब होता है। एक लैकी नोटिस करता है कि बाफोमेट थोड़ा फ्लस्टर्ड लग रहा है और उसे टीज करने लगता है, और तभी बाफोमेट को एहसास होता है वो मुस्कुरा रहा है। ये छोटी सी बेवकूफी भरी कॉन्वर्सेशन उसे सच में अम्यूज कर रही थी। एक्साइटेड होकर उसके लैकीज उसे हंसाने की कंपटीशन शुरू कर देते हैं। सब डिसाइड करते हैं जो सबसे फनी होगा उसे मनी का बिगेस्ट शेयर मिलेगा। उनकी हरकतें देखकर बाफोमेट के सीने में एक वार्म सेंसेशन उठती है, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले सिर्फ एक ही जगह महसूस किया था, बैटल के दौरान रेवन से लड़ते वक्त। लेकिन ये अलग था, ये था जॉय। उसे एहसास होता है कि इंसान बनकर वो बिना लड़े भी खुश हो सकता है, और ये सोच उसे पहली बार सच में मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। वो समझ जाता है जिंदा महसूस करने के लिए उसे ताकत की जरूरत नहीं है। तभी एक लैकी अचानक पूछ बैठता है, बॉस आपका नाम क्या है? बाफोमेट शांत स्वर में जवाब देता है, मैं अब अपना नाम इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनकर लैकी चौंक जाता है। वो हंसते हुए कहता है, ये तो आपको और भी मिस्टीरियस बना देता है। फिर वो एक अजीब सा प्रस्ताव रखता है, तो मेरा नाम इस्तेमाल कर लीजिए। मैं कभी अपने पेरेंट्स दिए नाम पर खरा नहीं उतर पाया, लेकिन अगर आप मुझे उस नाम से बुलाएं तो मुझे खुशी होगी। बाफोमेट क्यूरियस हो जाता है, तुम्हारा नाम क्या है? लैकी हल्की सी शिकायत के साथ कहता है, बॉस मैंने आपको कितनी बार बताया है, लेकिन आप हमेशा भूल जाते हैं। वो दोबारा बताने ही वाला होता है कि पीछे से एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। अगले ही पल वो लैकी ब्लास्ट में फंस जाता है और आग की लपटों में निगल लिया जाता है। कुछ देर बाद बाफोमेट होश में आता है। उसके बाजू में तेज सीरिंग पेन उठ रही होती है, और फिर जो वो देखता है उसे अंदर तक हिला देता है। लोग जिंदा जल रहे हैं, मदद के लिए चीखें गूंज रही हैं। हवा में स्मोक और ब्लड की बदबू भरी हुई है। जमीन पर लाशें बिखरी पड़ी हैं। वो अपने साथियों के चार्ड बॉडीज देखता है। नीचे देखता है, उसके हाथ खून से भीगे हुए हैं, और उसके ठीक पास उसका सबसे वफादार लैकी का शरीर पड़ा है। कुछ पलों के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। फिर मेमोरीज फ्लैश करने लगती हैं। वही खालीपन, वही निराशा जो वो तब महसूस करता था जब कोई फाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी, जब उसका टॉय टूट जाता था और वो खेल खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता था। लेकिन इस बार वो एहसास बोर्डम नहीं था, ये फ्यूरी थी। बाफोमेट लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा है रेज से। उसकी आंखों में बस एक सवाल है, ये मैसेकर किसने किया? उसी समय थोड़ी दूरी पर दो सी क्लास हंटर्स किसी तरह कल्प्रिट से लड़ रहे होते हैं। वो आदमी एक माइनर के डिस्गाइज में है, चेहरे पर क्रीपी ग्रिन लिए हुए। वो हंसते हुए कहता है, दिस ट्रिप वॉज टोटली वर्थ इट। तभी उनमें से एक हंटर को सच्चाई समझ आ जाती है। ये स्कैवेंजर है। स्कैवेंजर, एक ऐसा हंटर जो दूसरे हंटर्स को मारकर उनका लूट चुरा लेता है। वो आदमी ठहाका लगाता है, हाफ राइट। मेल हंटर चारों तरफ नजर दौड़ाता है, उम्मीद करता है कि शायद कोई सर्वाइवर बचा हो, लेकिन फीमेल हंटर उसे झिड़क देती है, फोकस ऑन द फाइट। सर्वाइवल की कोई उम्मीद नहीं है। वो हिचकिचाता है तो वो और तेज आवाज में चिल्लाती है, हमने हंटर बनते वक्त कसम खाई थी सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने की। वो जवाब देता है, हम बी क्लास हंटर से नहीं जीत सकते, रिट्रीट करो, बैकअप बुलाओ, एक्सपीरियंस्ड फाइटर्स को आने दो। लेकिन उनकी बहस पूरी भी नहीं होती कि स्कैवेंजर अचानक हमला कर देता है। हवा में घूमती उसकी ब्लेड के साथ वो ताना मारता है। फीमेल हंटर गुस्से में उस पर चार्ज करती है, लेकिन स्कैवेंजर शांत रहता है। वो ठंडे स्वर में कहता है, रैश एक्शंस यही हंटर्स को मरवाती हैं। अगले ही पल उसकी तलवार चमकती है, लड़की की टांग कट जाती है और वो जमीन पर जोर से गिरती है। स्कैवेंजर बिना एक सेकंड बर्बाद किए डार्क पोर्टल्स खोलता है। उनसे उसके मिनियंस निकलते हैं, परछाइयों की तरह पूरे इलाके में फैल जाते हैं। फिर उसकी नजर धीरे धीरे उस घायल लड़की पर टिक जाती है। उसकी ग्रिन और भी चौड़ी हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि आज उसकी किस्मत चमक गई है।
कम से कम एक को जिंदा पकड़ लिया है। लड़की डर के मारे कांप रही होती है और जलती हुई माइन के अंदर गूंजती उनकी हंसी उसके दिल को चीर देती है। कांपती आवाज में वो पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो आदमी मुस्कुराता है और कहता है कि वो हाफ राइट है। बाहर से ये लोग स्कैवेंजर्स बनने का नाटक करते हैं, लेकिन असल में ये उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। उसकी बात सुनते ही लड़की की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। वो चीखती है, लेकिन तब तक कुछ आदमी उसकी तरफ बढ़ चुके होते हैं, जबकि उनका बॉस आराम से सिगरेट जलाता है, जैसे ये सब उसके लिए एक गेम हो। उनमें से एक लैकी महंगे वेपन्स की तरफ इशारा करता है जो हंटर्स के पास थे, लेकिन बॉस उसे हाथ हिलाकर रोक देता है। वो कहता है, लीव देम, ये बाउंड आइटम्स हैं, किसी और के काम के नहीं। बाउंड आइटम्स जो सिर्फ अपने ओरिजिनल ओनर के लिए काम करते हैं। अगर कोई और इस्तेमाल करे तो उनकी पावर सीधे 0% पर गिर जाती है। इधर लड़की की सिसकियां अब भी जारी रहती हैं, जो उसके कैप्टर्स को चिढ़ाने लगती हैं। उनमें से एक गुर्राते हुए कहता है, शट अप, कोई तुम्हें बचाने नहीं आ रहा। बॉस ठंडी हंसी हंसता है और बोलता है कि उसने अपनी जिंदगी की सारी लक पहले ही इस्तेमाल कर ली है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, अगले ही पल उसका सिर उसके कंधों से अलग होकर जमीन पर गिरता है। ये काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारे लड़के बाफोमेट ने किया होता है। वो एक बाउंड वेपन पकड़े खड़ा है। बिना रुके वो दूसरे गून को भी सीधा स्टैब कर देता है और गुस्से में दहाड़ता है, कौन है इस पूरे मैसेकर का जिम्मेदार। उसी पल उसकी आंखों के सामने एक नोटिफिकेशन चमकती है, हिडन क्वेस्ट एक्टिवेटेड, फील रेज ऑन बिहाफ ऑफ अ ह्यूमन। जिस पल वो कंडीशन फुलफिल होती है, बाफोमेट के शरीर में पावर सर्ज दौड़ जाती है। वो अपनी वेपन को जोर से पकड़ता है और गुस्से से दहाड़ता है, किसने मेरी टॉयज तोड़ी हैं? उसकी आवाज में सिर्फ रेज नहीं, उसके लैकीज के स्लॉटर का दर्द भी छुपा होता है। अगले ही पल सब कुछ अचानक होता है। बाफोमेट आगे बढ़ता है और एक गिरे हुए हंटर की सोर्ड पकड़ लेता है। तुरंत उसका सिस्टम वार्निंग एक्टिवेट हो जाता है, बाउंड आइटम डिटेक्टेड, यूजिंग अनदर पर्सन्स वेपन विल ड्रॉप परफॉर्मेंस टू 0। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है, हमारे बॉय को मिल जाता है चीट कोड। एक सिस्टम एरर ट्रिगर होता है और जैसे ही वो वेपन को टच करता है, उसकी हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है, मास्टर ऑफ वेपन्स। अब वो वेपन की स्टील स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है और दूसरों के आइटम्स भी वील्ड कर सकता है। बिना एक पल गंवाए वो उस गून का हेड कट कर देता है जो लड़की को पकड़े हुए था। उसी इंस्टेंट बॉस उसकी प्रेजेंस महसूस कर लेता है। बाफोमेट फिर से गरजता है, मेरी टॉय किसने तोड़ी? बॉस को यकीन नहीं होता, कोई सर्वाइवर? लेकिन बाफोमेट शांत लेकिन खतरनाक आवाज में पूछता है, यही कल्प्रिट है तुम? बॉस उसका मजाक उड़ाता है, टॉय से खेलने की उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? फिर वो अपने गूंस को ऑर्डर देता है, रेडी फॉर बैटल। अंदर ही अंदर वो सोचता है, क्या ये हंटर है या कोई और? जो भी हो, बॉस डिसाइड करता है, पहले देखेंगे ये लड़ता कैसे है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि सामने 2 नहीं बल्कि 3 हंटर्स थे, गूंस एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। बाफोमेट पहले वाले को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। दूसरा हमला करता है, लेकिन बाफोमेट उसकी हैंड मिड एयर पकड़ लेता है और कुछ ही सेकंड्स में उसका भी हेड रोल हो जाता है। उसकी डेडली एफिशिएंसी देखकर बॉस के चेहरे पर थ्रिल फैल जाता है। जैकपॉट, वो खुद हमला करता है, लेकिन बाफोमेट उसका अटैक इजीली ब्लॉक कर लेता है। बॉस उसकी हर मूव को ध्यान से पढ़ता है और मन ही मन सोचता है, आखिर ये किस क्लास का मॉन्स्टर है? सोर्ड क्लैश के दौरान बॉस को शक होने लगता है, ये शायद C क्लास हंटर है। लेकिन जैसे ही वो बाफोमेट की कॉम्बैट स्पीड देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। नहीं, ये इससे कहीं ऊपर है। वो फिर हमला करता है। इस बार उसकी ब्लेड बाफोमेट के चेहरे को ग्रेज कर जाती है, एक पतली सी स्क्रैच छोड़ते हुए। बॉस अभी भी बुदबुदाता है, इतना पावरफुल इंसान गून बनकर क्यों घूमेगा? वो अंदाजा लगाता है कि शायद बाफोमेट लूट करने आया है, फिर खुद ही उस ख्याल को डिसमिस कर देता है। स्पेकुलेशन बेकार है, अभी तो इसे मारना ही है। और वो आगे बढ़ता है फुल इंटेंट के साथ। बाफोमेट खुद को संभालता है, लेकिन बॉस के अटैक्स इतने फास्ट हैं कि वो उन्हें ठीक से देख भी नहीं पाता। सोर्ड हवा में लहराती रहती है और एक के बाद एक ब्लोस उसके शरीर को इंजोर करते जाते हैं। बॉस उसे ताना मारता है। वो बताता है कि वो विप स्वॉर्ड इस्तेमाल कर रहा है, एक ऐसा वेपन जो फिजिकल स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए बना है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें हंटर से लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं होता। वो फिर वार करता है, मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा ताकि तुम्हारे प्रेशियस ऑर्गन सेफ रहें। वो दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार बाफोमेट डॉज कर जाता है। उसी पल उसका पैसिव स्किल एक्टिवेट होता है, डेथ थ्रो। इस स्किल के साथ जितना ज्यादा खून बहता है, उसके स्टैट्स 15% तक इंक्रीज हो जाते हैं। बॉस अचानक चौंक जाता है। बाफोमेट अब उसकी स्पीड के साथ कीप अप कर रहा होता है। हर अटैक को वो प्रिसीजन के साथ ब्लॉक करने लगता है। अचानक बाफोमेट एक पावरफुल पंच मारता है। बॉस हवा में उछलता है और जमीन पर जोर से गिरता है। बाफोमेट तुरंत दूसरा स्ट्राइक करने बढ़ता है, लेकिन बॉस अपने विप से उसकी सोर्ड को ब्लॉक कर लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, इतनी सडन पावर आखिर आ कहां से रही है? बाफोमेट फिर से अपनी सोर्ड उठाता है
लेकिन हमला करने से ठीक पहले बॉस तेजी से डॉज कर जाता है। बाफोमेट खुद को एक और असॉल्ट के लिए रेडी करता है, जबकि बॉस उसकी हर रिलेंटलेस मूव को ध्यान से स्टडी कर रहा होता है। बॉस के होंठों पर एक स्मर्क आ जाती है। उसे लगता है ये खुद को मुझसे सुपीरियर समझ रहा है, लेकिन वो ठान लेता है आज साबित होगा कि ऊपर कौन है। अगले ही पल बॉस अपनी विप सोर्ड घुमा देता है। उसकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, लगातार बिना रुके अटैक, वेयर हिम डाउन, जब तक सामने वाला टूट ना जाए। बाफोमेट की ताकत देखकर बॉस अंदाजा लगाता है कम से कम बी रैंक तो होगा। विप हवा चीरती है और बाफोमेट के चेहरे पर स्लैश करती है, लेकिन तभी बॉस की आंखें फट जाती हैं। उसके सामने जो खड़ा है वो अब इंसान जैसा नहीं लगता। चारों तरफ सब कुछ रेड हो जाता है। एक पल के लिए उसके दिमाग में ख्याल आता है, क्या मैं अब भी किसी ह्यूमन से लड़ रहा हूं? और तभी बाफोमेट बॉस की एक आर्म काट देता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज जल रही है, वेंजेंस, अपने मारे गए लैकी के लिए। दिस वंस फॉर द लीडर। वो दहाड़ता है। बॉस दर्द से चीख उठता है बिना रुके। बाफोमेट उसकी दूसरी आर्म भी काट देता है। एंड दिस वंस फॉर साइलेंट वन। बॉस अब जमीन पर गिर चुका है, खून में लथपथ, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। बाफोमेट आगे बढ़ता है और उसकी एक लेग अलग कर देता है। दिस इज फॉर द चबी वन। अब वो उसके सामने खड़ा होता है, तलवार ऊपर उठी हुई। ये वार उसके लिए है जिसने उसे अपना नाम देने की कोशिश की थी। और तभी उस लड़के का नाम सामने आता है, मीनू चा। बाफोमेट तलवार चलाता है और बॉस को ब्रूटली कट डाउन कर देता है, लेकिन रेज अभी बाकी है। वो अपनी सोर्ड फिर से उठाता है फाइनल ब्लो के लिए, सिर्फ इसलिए कि इस आदमी ने उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत की थी। बॉस गालियां देता हुआ चिल्लाता है, तू है कौन? कोई जवाब नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई मर्सी नहीं। बाफोमेट एक बार फिर तलवार उठाता है और बिना सोचे समझे बॉस की जिंदगी खत्म कर देता है। उसके शरीर में एक अजीब सी हीट दौड़ती है, एक ऐसा गुस्सा जिसका नाम तक वो नहीं जानता। बाफोमेट के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजती है, एक ठंडी याद दिलाने वाली चेतावनी। पावर कभी भी प्राइस के बिना नहीं आती और उसका प्राइस अब सामने आता है। डेथ थ्रो उल्टा पड़ने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे बर्जर्क स्टेट में धकेला जाता है। सोच बिखरने लगती है, अकदल से ज्यादा तेज हो जाती है। मारने की चाह, खून, मांस, जो भी सांस ले रहा है, हर क्रेविंग उसकी रगों में चिल्ला रही है। पीछे कोई हिलता है, उसका ध्यान उधर जाता है। वो हंटर गर्ल किसी तरह खड़े होने की कोशिश कर रही होती है। इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है। तलवार अपने आप ऊपर उठने लगती है। कहीं बहुत गहराई में एक आवाज उभरती है, ठंडी, एब्सोल्यूट। यू आर मेड टू किल, मेड टू डिस्ट्रॉय। और तभी हंगामे के बीच एक डिस्टेंट वॉइस सुनाई देती है। कोई अपने सुपीरियर को रिपोर्ट कर रहा होता है। सर्वाइवर्स मिले हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि उनके सामने क्या खड़ा है। फुटस्टेप्स गूंजते हैं और फिर उनका लीडर सामने आता है। वो सबको चुप रहने का आदेश देता है। उसकी नजर बाफोमेट पर टिकती है। एक पल की कंफ्यूजन, ये वो टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी उस चेहरे को देखकर उसके भीतर कुछ हिलता है, जैसे कोई भूली हुई मेमोरी अचानक करवट बदल रही हो। लेकिन बाफोमेट के लिए अब सब साफ है। उसकी आंखों में सिर्फ और इंसान दिखते हैं। कटने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी हवा बदल जाती है। कुछ अनदेखा उसके शरीर से टकराता है। एक विस्पर उसकी मैडनेस को चीरता हुआ भीतर उतरता है और उसी टच के साथ उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फिसल जाती है। सीन बदलता है। बाफोमेट अपने थ्रोन पर बैठा है। चारों तरफ उसके मिनियंस खड़े हैं। वो झुककर पूछते हैं, नेक्स्ट कमांड। बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी इमोशन के वो आदेश देता है, किल ऑल ह्यूमंस ऑन अर्थ। सीन अचानक बदलता है। बाफोमेट अब अपने ह्यूमन फॉर्म में है। उसका शरीर रेवन की ब्लेड से भेदा हुआ है, कमजोर, सांसें टूटती हुई, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अगले ही पल वो झटके से वेकअप करता है। चारों तरफ देखता है, माइंड नहीं है, खून नहीं है, उसकी जगह एक छोटा खाली कमरा, ठंडा, बंद। उसी पल सामने खड़ा लीडर उसे देखते ही पहचान लेता है। उसकी आंखों में शक है। एबिसल टावर वाला स्कैमर। वो ताना मारते हुए बोलता है, क्या इन लोगों को मारना भी तुम्हारे किसी नए स्कैम का हिस्सा था? ये सुनकर बाफोमेट कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे लगता है कि वो उस हंटर की बात कर रहा है जिसे उसने माइन में मारा था। लीडर आगे बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में इन्फो निकालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है। कुछ भी नहीं मिला, जैसे तुम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वो साफ इशारा करता है, बाफोमेट हंटर रजिस्ट्री में रजिस्टर्ड तक नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक हो सकता है, तुमने अटैक के दौरान अवेकन किया। लीडर की नजर गहरी हो जाती है। तुम हो कौन, ये आंसर तय करेगा तुम्हारा फेट। ये सब सुनते सुनते बाफोमेट का पेशेंस टूट जाता है। वो अपना मुक्का ग्लास वॉल पर मारता है। शुद्ध ताकत से उसमें क्रैक्स फैल जाती हैं। गुस्से में वो कहता है, इतने सवाल पूछने से पहले बेसिक मैनर्स सीखो। पहले खुद इंट्रोड्यूस करते हैं। ग्लास के उस पार लीडर उसे बिल्कुल काम होकर देखता है। वो फिर पूछता है, तुम इस सेल में क्यों हो? फिर एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जोड़ता है,
क्या तुम्हें उस हंटर को मारने का रिग्रेट है जिसे हम ढूंढ रहे थे? फिर उसकी आवाज मॉकिंग हो जाती है। अगर तुमने उसे फिर से रिवाइव किया तो इस बार यकीन दिलाता हूं उसका बॉडी कभी नहीं मिलेगा। और अचानक टोन बदलते हुए वो पूछता है, या फिर क्या मुझे ऑफिसर के साथ भी वही करना चाहिए? उस स्टेटमेंट पर अचानक सामने खड़ा आदमी हल्का सा लाफ करता है और अगले ही पल वो सीधा बाफोमेट के सामने होता है। अगर कर सकते हो तो मुझे मार के दिखाओ। बाफोमेट चौंक जाता है। उस आदमी को देखते ही उसके दिमाग में एक नाम गूंजता है, रेवन। चेहरा, ऑरा, सब कुछ डरावना सा फेमिलियर लगता है। बाफोमेट बिना सोचे उस पर रश करता है, लेकिन सिर्फ एक स्विफ्ट मोशन में वो आदमी उसे जमीन पर पटक देता है। उसकी गर्दन पकड़ते हुए वो ग्रिन करता है, पूरी तरह अम्यूज्ड। नाइस स्किल्स, फाइटिंग स्पिरिट भी कमाल का है। आखिरकार वो अपनी पहचान रिवील करता है। वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट एसोसिएशन का हिस्सा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्रिमिनल हंटर्स को ट्रैक और अरेस्ट करती है। इन लोगों को कहा जाता है रोग्स। वो बताते हैं कि जिस हंटर को बाफोमेट ने मारा वो पहले से ही ऑन साइट एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट था। असल में वो स्कैवेंजर बनकर घूम रहा था, लेकिन लूट करने के बजाय वो लोगों को मारता था और उनके बॉडी पार्ट्स बेचता था। कुछ अमीर बूढ़े बेवकूफ मानते हैं कि हंटर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट करके इमोर्टैलिटी मिल सकती है। ऑफिसर मानता है तुमने एक क्रिमिनल को खत्म किया, लेकिन अगली ही लाइन में ठंडा सच रख देता है, पर तुमने 5 और लोगों को भी मारा है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो सीन को एनालाइज करता है, हर कट, हर मूव। ये किलिंग्स किसी प्रोफेशनल का काम लगती है। वो सिर हिलाता है। कोई फ्रेशली अवेकेंड हंटर इतनी बेदर्दी से नहीं मारता जब तक उसके अंदर नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट ना हो। अपने एक्सपीरियंस से वो एक खौफनाक कंक्लूजन पर पहुंचता है। तुमने इससे पहले भी काउंटलेस लोगों को मारा होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है एबिसल टावर इंसिडेंट के अलावा बाफोमेट के बारे में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। कोई पास्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। इसलिए ऑफिसर फैसला करता है तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन होगी। इधर बाफोमेट के माथे पर स्वेट आने लगता है। सच ये है कि वो तो हाल ही में ह्यूमन बना है। और सामने खड़ा आदमी धीरे से अपना वर्डिक्ट देता है, यूर डेंजरस। बाफोमेट खुद भी समझ जाता है अपनी करंट पावर के साथ वो इस ऑफिसर से नहीं लड़ सकता। ऑफिसर ठंडे लहजे में आगे कहता है, तुम नेचर से ही ईविल हो और देर सवेर तुम क्रिमिनल बनोगे, और जब वो दिन आएगा हम तुम्हें डील करेंगे। ये शब्द बाफोमेट के कानों में गूंजते रहते हैं, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक जाता है। रेवन, वो सोचता है रेवन तो जन्म से ह्यूमन था। उसे अपने ह्यूमन बॉडी को मजबूत करने का पूरा समय मिला था, शायद इसीलिए वो उसे हरा सका। उसी पल ऑफिसर बाफोमेट की फेट तय कर लेता है। इसे क्रिमिनल बनने से पहले ही एलिमिनेट कर देना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स। चारों तरफ हसल बसल है, हंटर्स आते जाते हैं, रिपोर्ट्स, मिशंस, केओस। पूरा सिस्टम जिंदा लग रहा है। आखिरकार हमारा बॉय एक डेस्क के सामने बैठा होता है। रिसेप्शनिस्ट पूछती है पर्पस ऑफ विजिट, लेकिन तभी एक फ्लैशबैक। ऑफिसर हंसते हुए उसे टीज कर रहा था, हम ऐसे ही किसी को मार नहीं सकते। फिर वो मानता है, ऑनेस्टली आई लाइक यू। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। वी फाउंड अ जैकपॉट। एक ऐसा आदमी जिसके पास नेचुरल किलिंग इंस्टिंक्ट है और हालात संभालने की इंस्टिंक्ट भी। इसलिए उन्होंने फैसला बदला, उसे खत्म करने के बजाय यूज करने का। ऑफिसर उसे ऑफर देता है रोग एसोसिएशन में जगह। अपनी किलिंग इंस्टिंक्ट को प्रॉपर यूज में लाओ, प्रेजेंट में वापस। बाफोमेट शांत आवाज में कहता है, आई वॉन्ट टू रजिस्टर एज अ हंटर। रिसेप्शनिस्ट उसकी आईडी और हंटर एप्टीट्यूड रिकॉर्ड्स चेक करती है। सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स देता है, ये सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही प्रोग्राम्ड हैं, उसी रोग ऑफिसर द्वारा। उसकी एप्टीट्यूड रिजल्ट्स के लिए एक और एजेंसी से एडिशनल सपोर्ट भी अटैच किया गया है। सब कुछ कंफर्म करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है, आपको एक कोड नेम चाहिए प्रोफेशनल हंटर आइडेंटिटी के लिए। बाफोमेट को ऑफिसर की बात याद आती है। हंटर्स अपने सिविलियन नाम से अलग एक अलग पहचान रखते हैं। रिसेप्शनिस्ट पूछती है, आप अपना कोड नेम चुनेंगे या रिकमेंडेशन चाहिए? उसे वो स्कैमिंग इंसिडेंट याद आता है जिसने उस पर सबका ध्यान खींच लिया था। ऑफिसर ने साफ कहा था, ये काम सीक्रेसी मांगता है, नाम सोच समझकर चुनना। इसी सोच के साथ बाफोमेट के होंठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है तुम्हें इस चांस पर पछताना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका लक्ष्य साफ है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनना, हर किसी से ऊपर। और उसी पल वो अपना नाम बताता है, बाफोमेट, क्योंकि वो चाहता है कि इस नाम को सुनते ही लोगों की रूह कांप जाए। रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा बॉय एक मिशन पर है। सामने मॉन्स्टर्स हैं और वो उन्हें बेयर हैंड से मार रहा है। एक वुल्फ पीछे से अटैक करता है। बाफोमेट उसे जोरदार किक मारता है और जमीन पर ऐसे पटकता है कि वो वहीं मर जाता है। बाकी वुल्फ्स ये देखकर डर जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक वुल्फ अचानक इवॉल्व हो जाता है। उसका शरीर फैलता है, हड्डियां चटकती हैं। एक वेयरवुल्फ जमीन पर पैर पटकता है
वायलेंट फोर्स के साथ। वो बाफोमेट पर झपटने ही वाला होता है, लेकिन बाफोमेट अचानक उसे रोक देता है। वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, कुछ समन करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। एक पल की चुप्पी। फिर बाफोमेट एक ही पंच में वेयरवुल्फ को इतना जोर से मारता है कि वो वहीं ब्लीड करने लगता है। मिशन खत्म होता है। वो पोर्टल से बाहर निकलता है और सोचता है, मेरी पावर्स अब तक पूरी तरह अवेकन क्यों नहीं हुई। वो अपना सिस्टम चेक करता है और वहां लिखा होता है, रिक्वायरमेंट रेज फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बाफोमेट समझ जाता है, शायद उसे ये पावर इसलिए मिली थी क्योंकि वो उस क्रिमिनल हंटर को मारना चाहता था। फिर भी बाफोमेट इस सिस्टम को लेकर कंफ्यूज्ड है, जो उस पर लगातार क्वेश्चंस थोप रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले एबिसल टावर में करता था। वो अभी इस टॉपिक को छोड़ देता है। अभी सबसे जरूरी है नेक्स्ट मूव समझना। वो एक दरवाजे पर नॉक करता है और फिर से अपनी पावर्स के बारे में सोचने लगता है, कैसे वो बार बार उन्हें खो देता है, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह उन्हें वापस पा लेता है। जीरो से शुरू करना उसके लिए नया नहीं है। तभी पीछे से कोई आवाज आती है, तुम ही बाफोमेट हो? सामने वाले की डार्क ऑरा महसूस करते ही बाफोमेट ऑलमोस्ट फ्रीक आउट कर जाता है, लेकिन अगली ही पल वो पहचान जाता है, ये तो वही ऑफिसर है, मिस्टर मा। ऑफिसर उसे तुरंत डांटता है, एबिसल टावर के बॉस का नाम अपना कोड नेम बनाने पर। उस पर आरोप लगाता है कि वो जानबूझकर अटेंशन खींच रहा है। मिस्टर मा उसे टीम लीडर का मैसेज दिखाता है और याद दिलाता है कि उसने पहले ही वार्न किया था, ध्यान मत खींचो। ऑफिसर मान लेता है कि बाफोमेट ये सब स्कैमर कहे जाने की फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है, लेकिन इस स्टंट की वजह से उसकी हंटर रेप्यूटेशन शुरू होते ही बर्बाद हो चुकी है और हालात और भी बिगड़ जाते हैं। जब मिस्टर मा एक और बात बताता है, एबिसल टावर की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है और उसके अकॉर्डिंग फाइनल बॉस को मारने वाला रेवन था। ये सुनते ही बाफोमेट की अटेंशन पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। ऑफिसर आगे बताता है, रेवन कोरिया के ग्रेटेस्ट हंटर्स में से एक था। उसने उस मिशन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। फिर मिस्टर मा पूछता है, अब इस मैस को तुम कैसे हैंडल करोगे? लेकिन बाफोमेट का रिएक्शन हैरान कर देने वाला है। वो बिल्कुल नॉनशलेंट रहता है। उसका कोई इरादा नहीं एग शेल्स पर चलने का। एक्यूजेशंस और स्कैंडल्स, वो इन सब का काफी आदी हो चुका है। बाफोमेट के दिल में अब सिर्फ एक ही चाह बची है, इतना स्ट्रांग बनना कि वह सबको साइलेंस करा सके। ऑफिसर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर सकता है तभी आगे बढ़े। कोई और रास्ता न होने पर ऑफिसर उसे जेजू आइलैंड आने का ऑर्डर देता है ताकि वह अपने एक्शंस की रिपरकशंस फेस कर सके। कुछ ही समय बाद बाफोमेट जेजू आइलैंड पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर समुद्र पर पड़ती है, वह पूरी तरह स्टन्ड रह जाता है, क्योंकि असली जिंदगी में समुद्र उसने पहली बार देखा था, अब तक सिर्फ फोन पर ही देखा था। उसका गाइड तायोंग बताता है कि मीटिंग में अभी समय है, इसलिए वह टैक्सी बुलाने जा रहा है। लेकिन एक्साइटमेंट में बाफोमेट सीधा पानी की ओर दौड़ पड़ता है, जिससे तायोंग झुंझला जाता है। उसे अपने सुपीरियर्स का साफ ऑर्डर याद आता है कि बाफोमेट को स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस में रखना है। उनका मानना है कि नॉर्मल लोग इस तरह की डेंजरस लाइन ऑफ वर्क को हैंडल नहीं कर सकते और बाफोमेट मैनिपुलेशन के लिए परफेक्ट है। अगर वह कभी प्रॉब्लम बनता है तो उन्हें पूरा भरोसा है कि वे उसे आसानी से डील कर लेंगे। इसी बीच बाफोमेट की नजर एक ब्लू आइड फॉरेनर पर पड़ती है। वह सोचने लगता है कि शायद वह उन डिफरेंट रेसेस में से किसी से है जिनके बारे में उसने अपने फोन पर पढ़ा था। तायोंग एम्बैरेसमेंट में उसे वहां से खींच कर ले जाता है और जल्द ही दोनों हाल्टन पहुंचते हैं, जो न्यू हंटर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर है। यह देखकर बाफोमेट हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि हंटर्स सिर्फ मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं। तायोंग उसे समझाता है कि हंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट उन्हें रूल्स और रेगुलेशंस के जरिए मैनेज करती है। इसके बाद तायोंग उसे एक नया आईडी, कुछ सप्लाईज और एक स्मार्टफोन देता है, जिसे पाकर बाफोमेट सच में खुश हो जाता है। अब उसका ऑफिशियल ह्यूमन नेम मीनू चा होता है, जो उसने अपने ही एक लैकी से लिया था। फिर भी बाफोमेट को शक होता है कि तायोंग उस पर नजर रख रहा है। इस पर तायोंग बिना झिझक मान लेता है और बस इतना कहता है कि जल्द ही वह खुद समझ जाएगा। क्यों? ओरिएंटेशन हॉल के अंदर बैठा बाफोमेट बुरी तरह बोर्ड हो चुका होता है। लॉन्ग स्पीचेस, रूल्स, रेगुलेशंस सब उसके सिर के ऊपर से जा रहे होते हैं। तभी उसकी नजर स्टेज पर जाती है और वह चौंक जाता है। सेरेमोनी लीड करने वाला डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही ऑफिसर होता है, मिस्टर मा। सेरेमोनी के दौरान वह खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सेरेमोनी खत्म होते ही बाफोमेट सीधे उससे पूछता है कि उसका रोग से क्या कनेक्शन है। मिस्टर मा तुरंत उसे चुप रहने का इशारा करता है और लो वॉइस में बताता है कि उसका ऑफिशियल पोस्ट सेंट्रल एजेंसी फॉर हंटर अफेयर्स में है। बाफोमेट ताना मारते हुए कहता है कि वह लोगों को ट्रिक करने में माहिर है। इस पर मिस्टर मा हंसता है और उसे याद दिलाता है कि वह खुद पूरे हॉल में एक कॉन मैन के तौर पर फेमस है। आसपास खड़े लोग फुसफुसाने लगते हैं। कोई उसे स्कैमर कहता है,
कोई उसके कोड नेम बाफोमेट का मजाक उड़ाता है। डायरेक्टर उसे सलाह देता है कि पब्लिक में उससे ज्यादा क्लोज न दिखे, वरना उसकी ओन रेपुटेशन पर दाग लग सकता है। तभी एक सबॉर्डिनेट मिस्टर मा को बुलाता है और वह बिना किसी हेजिटेशन के वहां से चला जाता है। अपने डेस्क पर बैठते ही सबॉर्डिनेट पूछता है कि बाफोमेट क्या चाहता था। मिस्टर मा बड़ी आसानी से झूठ बोल देता है कि वह बस स्केड्यूल के बारे में पूछ रहा था। पास बैठे स्टाफ मेंबर्स में से एक कहता है कि गवर्नमेंट को ऐसे लोगों को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। दूसरा डिस्गस्ट के साथ बोलता है कि टावर के फाइनल बॉस का नाम कोड नेम के तौर पर यूज करना शर्मनाक है। मिस्टर मा उन्हें याद दिलाता है कि वे सिविल सर्वेंट्स हैं और किसी के बारे में ओपनली बुरा बोलना ठीक नहीं। सब तुरंत अपोलोजाइज कर लेते हैं। अंदर ही अंदर मिस्टर मा मुस्कुराता है। उसे पता है कि जितना ज्यादा लोग बैफोमेट को ट्रैश करेंगे, उतना ही ज्यादा बैफोमेट उसे अपना प्रोटेक्टर मानेगा। उसकी नजर बैफोमेट पर पड़ती है, जो हल्की सी स्माइल के साथ सब देख रहा होता है। मिस्टर मा मान लेता है कि वह बस एक सिंपल माइंडेड ब्रूट है और यही बात उसके प्लान्स के लिए परफेक्ट है। लेकिन तभी एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एंट्रेंस से ए क्लास हंटर्स का एक ग्रुप अंदर आता है। उनके गले में लटके गोल्डन आईडीज हॉल की लाइट में चमक उठते हैं। पूरा हॉल एडमिरेशन और विस्पर्स से भर जाता है। कोई क्राउड में से इशारा करता है कि ए क्लास ट्रेनिंग तो नेक्स्ट वीक से शुरू होनी थी। दूसरा समझाता है कि स्केड्यूल्स अक्सर शिफ्ट होते रहते हैं, शायद बस एक मिक्सअप है। लेकिन मिस्टर मा इस अचानक मौके से काफी खुश होता है। उसे पता है कि इलीट हंटर्स की मौजूदगी न्यू कमर्स पर अच्छा असर डालेगी। हमारे बॉय को छोड़कर ऑब्वियसली बाफोमेट पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है। उसकी आंखें सामने लगे फूड बफे पर टिकी हैं। ऐसे डिशेस उसने पहले सिर्फ फोन की स्क्रीन पर देखे थे। टावर में रहते हुए उसे कभी ऐसी क्रेविंग्स नहीं हुई थी और ह्यूमन बनने के बाद भी वह ज्यादातर सूप या इंस्टेंट नूडल्स पर ही जिंदा रहा था। यह उसकी जिंदगी का पहला प्रॉपर मील है। वह सोचने लगता है कि लोग खाना शुरू करने से पहले क्या कहते हैं। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है खाने के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। जैसे ही वह खाने के लिए हाथ बढ़ाता है, एक ए क्लास हंटर उसके सिर पर पानी उड़ेल देता है। वह हंसते हुए ताना मारता है कि यही है वो फेमस बाफोमेट। फिर उसकी शक्ल सूरत पर मजाक करता है, बोलता है कि इतना ऑर्डिनरी दिखने वाला आदमी देखकर उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है। वह अपना नाम बताता है, लेऑन। उसके साथ खड़ा दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि थोड़ी रिस्ट्रेंट रखे, सब लोग देख रहे हैं। लेऑन को कोई रिग्रेट नहीं होता, लेकिन उसका साथी शर्मिंदा महसूस करता है। वह हमारे बॉय से माफी मांगता है और साथ ही कहता है कि प्रॉब्लम उसके नाम में ही है। टावर के फाइनल बॉस का नाम अपनाना प्रोवोकेटिव है, क्योंकि उसी बॉस ने उनके कई फेलो हंटर्स को मारा था। वह सलाह देता है कि बाफोमेट को अपना कोड नेम बदल लेना चाहिए, लेकिन हमारा बॉय सुनता ही नहीं। वह शांति से अपने खाने का एक हिस्सा उठाता है और सीधा लियोन के सिर पर उछाल देता है। पूरे हॉल में कलेक्टिव गास्प गूंज जाता है। मिस्टर मा की फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगती है। लियोन गुस्से से चिल्लाता है। उसकी इस ऑडेसिटी पर उसे जोर जोर से गालियां देता है। बाफो में झुंझलाकर पूछता है कि एक नाम की वजह से ये लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं। आखिर सिर्फ नाम लेने से वह मॉन्स्टर दोबारा जिंदा तो नहीं हो जाएगा। यह सुनते ही लेऑन एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। बाफोमेट पलटकर कहता है कि अगर उन्हें अपने मरे हुए दोस्तों की सच में परवाह होती तो उन्होंने फाइनल बॉस को पहले ही हरा दिया होता। अब उनकी शिकायतें उसे बस कमजोरी की आवाज लगती हैं। लेऑन का एक दोस्त उसकी इस बेतुकी लॉजिक पर ताना मारता है, लेकिन बाफोमेट यहीं नहीं रुकता। वह लेऑन को सीधा कमजोर कहकर प्रोवोक करता है और उसे खुली चैलेंज दे देता है। उकसाया हुआ लेऑन गुस्से में आग बबूला हो जाता है और हमारे बॉय पर झपट पड़ता है। उसकी फिजिकल एबिलिटीज एक एक्टिव बफ स्किल से एम्पलीफाई हो चुकी हैं। उसके दिल में गुस्सा भरा है, क्योंकि उसके मुताबिक बाफोमेट ने रेवन को मारा था। लेऑन को याद आता है कि कैसे रेवन ने उसे एनकरेज किया था, उस पर भरोसा दिखाया था कि वह ए फ्लैग एवेल्युएशन पास कर सकता है। गुस्से में वह मुक्का घुमाने की तैयारी करता है। उधर हमारा बॉय तेजी से हिसाब लगाता है, ब्लॉक करे या डॉज। दोनों ही मान चुके हैं कि यह टकराव खून पर ही खत्म होगा, लेकिन तभी एक आवाज उन्हें रोक देती है। कोई याद दिलाता है कि यहाँ लड़ाई करना रूल्स के खिलाफ है। पूरा हॉल अचानक शांत हो जाता है जब सब उस नए आने वाले का चेहरा देखते हैं। वह चेहरा हमारे बॉय को भी जाना पहचाना लगता है। वह व्यक्ति खुद को रेवन का छोटा भाई बताता है। ये सुनते ही चारों तरफ हल्की सी मरमर फैल जाती है। यहां तक कि बाफोमेट भी इस रेवलेशन से चौंक जाता है। पता चलता है कि तीसरा लड़का ग्रिफिन सबसे कम उम्र का हंटर है जिसने ए क्लास हासिल की है। लेऑन का साथी तुरंत उसका स्वागत करता है, हैरान होता है कि वह इस क्वार्टर की ट्रेनिंग में कैसे आ गया। लेकिन लियोन अभी भी लड़ने पर अड़ा हुआ है। वह ग्रिफिन से तीखे लहजे में पूछता है कि उसने किस हक से उसे रूल्स का लेक्चर दिया, जब उसने खुद बाफोमेट की इतनी बड़ी ऑडेसिटी देखी है। ग्रिफिन हैरानी की बात यह है कि हमारे बॉय की बात से सहमत हो जाता है। वह साफ कहता है कि जिन लोगों की मौत बाफोमेट के हाथों हुई उसकी वजह उनकी अपनी वीकनेस थी। यह सुनते ही माहौल और भी टेंस हो जाता है। तभी मिस्टर मा बीच में दखल देता है और सबको काम डाउन करने को कहता है।
सबकी नजरें अब लेऑन पर होती हैं, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। वह अपनी एक्यूजेशंस घुमाकर सीधे डायरेक्टर पर ले आता है और सवाल करता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी किसी बाफोमेट जैसे आदमी को हंटर के तौर पर अप्रूव कैसे कर सकती है। लेऑन का दोस्त थकी हुई सांस छोड़ता है, समझ जाता है कि अब इसे रोकना मुश्किल है। मिस्टर मा थोड़ा नाटकीय अंदाज में माफी मांगता है कि उसने पहले ही बाफोमेट को बैन क्यों नहीं किया। फिर वह हमारे बॉय की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे उससे अकेले में बात करनी है। बाफोमेट विरोध करना चाहता है, लेकिन मिस्टर मा का सख्त विस्पर, इस मैटर को यहीं बंद करो, उसे चुप करा देता है। जब बाफोमेट वहां से हटता है, ग्रिफिन उसे चुपचाप जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद ओरिएंटेशन सेशन शुरू होता है। उनकी होस्ट यू जोंग हान हंटर सिस्टम पर सेमिनार लेती है। वह समझाती है कि अवेकनिंग के समय कैसे एक ब्लू सिस्टम विंडो दिखाई देता है और जो लोग इस सिस्टम से फेमिलियर नहीं होते वे इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा बनाए गए प्रोग्राम से अपने सिस्टम को लिंक कर सकते हैं। ये सब सुनते हुए बाफोमेट को रेस्टरूम में हुई अपनी पिछली कॉन्वर्सेशन याद आ जाती है। तब मिस्टर मा झुंझलाकर कह रहा था कि बाफोमेट जैसे आदमी को रिक्रूट करके वह कितना स्टूपिड साबित हुआ है, और मजाक में बोल देता है कि बाफोमेट को उसे मार देना चाहिए। लेकिन हमारा बॉय मेटाफोर समझने के बजाय लिटरली लेने वाला निकला। वह सच में उसे पंच मारने की तैयारी करने लगा था। मिस्टर मा ने गुस्से में बड़बड़ाया था कि यह कितना शेमलेस है जो हर बात को लिटरल ले लेता है, जबकि बाफोमेट उस पर आरोप लगा रहा था कि जब बाकी लोग उसे इंसल्ट कर रहे थे तब मिस्टर मा चुप क्यों रहा। मिस्टर मा ने साफ शब्दों में समझाया था कि उसका प्लान है इंतजार करना जब तक बाफोमेट और ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जाता। दूसरी तरफ बाफोमेट की अपनी एम्बिशन भी क्लियर थी, इतना पावर हासिल करना कि वह सबको चुप करा सके, लेकिन तब तक उसे लो प्रोफाइल रखना होगा। मिस्टर मा ने उसे चेतावनी दी थी कि वह अभी ए रैंक हंटर को हराने लायक नहीं है, भले ही उसकी स्ट्रेंथ 100 गुना क्यों न बढ़ जाए। इसलिए फिलहाल किसी भी तरह का ट्रबल लेना बेवकूफी होगी। उधर ट्रेनिंग सेंटर के एक कोने में कुछ लड़के अपने फोन पर एक पोस्ट देख रहे होते हैं जिसमें बाफोमेट को कॉन मैन कहा गया था। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि उसका नाम ही पूरे ट्रेनिंग एटमॉस्फेयर को खराब कर देता है। तभी अचानक उनकी गॉसिप रुक जाती है जब बाफोमेट पास आकर वेंडिंग मशीन पर मुक्का मार देता है और झुंझलाकर बोलता है कि मशीन ने उसका पैसा खा लिया है। वह धमकी देता है कि अगर पैसे वापस नहीं मिले तो वह मशीन को पंच कर देगा। उस पल उसके अंदर से अनजाने में निकली किलिंग इंटेंट लड़कों को सिहरा देती है। घबराकर वे तुरंत बहाना बनाते हैं कि वे फ्रेंडली ए क्लास मैच देखने जा रहे हैं और वहां से खिसक लेते हैं। बाफोमेट को उनकी दहशत का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह बुदबुदाता है कि उसने तो कोई सीन भी नहीं बनाया, फिर भी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे वह कोई खतरा हो। तभी वेंडिंग मशीन अपने आप एक ठंडी ड्रिंक बाहर निकाल देती है, जबकि उसने दोबारा पैसा डाला भी नहीं था। बाफोमेट उसे उठा लेता है और सोचता है कि वह भी फ्रेंडली मैच ही देख ले। जब वह अरीना में पहुंचता है तो पहला राउंड अभी अभी खत्म हुआ होता है और लायन एक बार फिर जीत चुका होता है। उसका ओपोनेंट मानता है कि लायन के खिलाफ लड़ना मुश्किल था, लेकिन उसने उससे कुछ नई टेक्निक्स भी सीखी हैं। लायन भी उसे एनकरेज करता है। रेफरी ऐलान करता है कि लायन ने लगातार 8वीं जीत दर्ज की है और पूछता है कि क्या कोई और उसे चैलेंज करना चाहता है। तभी लायन आगे बढ़कर ग्रिफिन को बुलाता है मैच के लिए। ग्रिफिन बिना झिझक सहमति देता है और कामली रूल्स बताना शुरू करता है। रूल सिंपल था, जो पहले अपने ओपोनेंट की आर्म पर बंधी ब्लू बैंड छीन ले वही विनर। क्योंकि ये सिर्फ स्क्रिमेज है, इसलिए एक्टिव या पैसिव स्किल्स यूज करने की सख्त मनाही थी और स्लाइटेस्ट डेंजर महसूस होते ही मैच रोक दिया जाएगा। उसी वक्त मिस्टर मा भी वहां पहुंच जाता है। उसका जूनियर हैरानी से कहता है कि आज स्पेक्टेटर्स कुछ ज्यादा ही हैं। मिस्टर मा सहमति में सिर हिलाता है, बोलता है कि ये नए हंटर्स के लिए एक अच्छा लेसन होगा, जबकि उसकी नजर अनजाने में हमारे बॉय बाफोमेट की तरफ चली जाती है। पास ही कुछ लड़कियां ग्रिफिन की लुक्स पर फिदा होकर उसकी तारीफ कर रही होती हैं और पहले से प्लान बना रही होती हैं कि मैच के बाद उसका नंबर मांगेंगी। जब उनमें से एक मिस्टर मा से कैजुअली ग्रिफिन की एज पूछती है तो वह कामली जवाब देता है कि ग्रिफिन ने अभी मिडिल स्कूल का 2nd ईयर शुरू किया है। ये सुनते ही लड़कियां शॉक में फ्रीज हो जाती हैं। इधर अरीना में लायन और ग्रिफिन के बीच जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो चुका होता है। लायन जानना चाहता है कि पिछली मुलाकात के बाद ग्रिफिन कितना इंप्रूव हुआ है। ग्रिफिन अचानक किक करता है, लायन पंच के लिए स्विंग करता है, लेकिन ग्रिफिन झट से डक करके डॉज कर जाता है। दोनों एक दूसरे की ब्लू क्लॉथ छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार बच निकलते हैं। जब लियोन दोबारा अटैक करता है, ग्रिफिन उसका आर्म पकड़कर उसे पीछे धकेल देता है, ये कहते हुए कि उसकी मूवमेंट्स में जरूरत से ज्यादा एग्रेशन है। तभी लियोन को एक ओपनिंग दिखती है और वह ग्रिफिन की ब्लू बैंड की तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन छूने से पहले ही ग्रिफिन जैसे गायब हो जाता है और अगले ही पल लियोन के पीछे प्रकट होता है। लियोन काउंटर करने की तैयारी करता है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। ग्रिफिन पहले ही उसकी ब्लू क्लॉथ खींच चुका होता है। पूरा क्राउड हक्का बक्का रह जाता है। सब दंग हैं कि लियोन जैसा हंटर भी ग्रिफिन को हरा नहीं पाया।
चारों तरफ विस्पर्स फैल जाती हैं। लोग कहते हैं कि ग्रिफिन इतनी स्पीड से मूव करता है कि वह ब्लर जैसा दिखता है। कई लोग उसकी स्किल की तारीफ करते हुए अंदाजा लगाने लगते हैं कि वह फ्यूचर में जरूर एस क्लास हंटर बनेगा। लेओन खुद भी हार मानते हुए कहता है कि ग्रिफिन ने चालाकी से फेक ओपनिंग छोड़ी, सिर्फ अपनी असली ओपनिंग बनाने के लिए। लेओन आखिर में जोड़ता है कि रेवन उस पर गर्व करता। ग्रिफिन उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए शांत आवाज में ऐलान करता है कि वह अपना अगला चैलेंजर खुद चुनेगा। अनाउंसर तुरंत हामी भर देता है, लेकिन उसका वाक्य बीच में ही रुक जाता है जब ग्रिफिन अगला नाम लेता है, बाफोमेट। पूरा हॉल एकदम से गूंज उठता है। क्राउड में हलचल मच जाती है। यहां तक कि अनाउंसर भी ग्रिफिन को याद दिलाता है कि बाफोमेट कोई ए क्लास हंटर नहीं है, बल्कि बस एक रूकी है। वह कहता है कि यह मैच पूरी तरह वन साइडेड होगा, लेकिन मिस्टर मा बीच में बोल पड़ता है और मैच को अलाउ कर देता है। उसके मुताबिक इससे वेटरन्स और न्यू हंटर्स के बीच स्ट्रेंथ गैप का डेटा मिलेगा और रूकीज के लिए भी यह एक अच्छा लेसन साबित होगा। थोड़ी फेयरनेस लाने के लिए वे तय करते हैं कि ग्रिफिन को हल्का सा हैंडीकैप दिया जाएगा। अब अरीना में बाफोमेट खड़ा है। उसे मिस्टर मा की वह सलाह याद आती है, हेड डाउन रखो, लेकिन साफ है कि डायरेक्टर चाहता है कि ग्रिफिन उसे सबक सिखाए। बाफोमेट अपने ओपोनेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसे पता है कि अपनी करंट पावर से वह ग्रिफिन को हरा नहीं सकता। फिलहाल उसका एक ही प्लान है, ग्रिफिन को अपर हैंड लेने देना और सही मोमेंट का इंतजार करना। ग्रिफिन बिना समय गंवाए अटैक करता है। बाफोमेट अपने एल्बो से ब्लॉक करता है। अगले ही पल ग्रिफिन उसका आर्म पकड़कर जमीन पर पटक देता है। उस झटके में बाफोमेट को लगता है कि इस मैच से बच निकलना ही बड़ी बात होगी। ग्रिफिन उसके चेहरे पर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में बाफोमेट सिर घुमाकर डॉज कर जाता है। अपने ओपोनेंट को देखते हुए बाफोमेट समझ जाता है कि ग्रिफिन ने उसे सिर्फ इसलिए चुना है ताकि उसे पूरी तरह पल्प बना सके। स्पेक्टेटर्स भी यही अंदाजा लगाने लगते हैं कि ग्रिफिन बाफोमेट से इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसी मॉन्स्टर का नाम अपनाया है जिसने उसके भाई को मारा था। ग्रिफिन बिना रुके उस पर हमला करता रहता है और लोग आपस में कहने लगते हैं कि बाफोमेट तो बस एक पंचिंग बैग बनकर रह गया है। ग्रिफिन के हमलों से बाफोमेट बुरी तरह घायल हो चुका होता है। वह हवा में उछलकर किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन फिर से उसे जमीन पर पटक देता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। किसी तरह बाफोमेट खुद को छुड़ाकर पीछे हटता है और अपने ओपोनेंट को घूरता है। उसे साफ पता है, अगर उसके पास पहले जैसी ताकत होती तो ग्रिफिन की स्किल्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। ग्रिफिन एक और पंच के लिए तैयार होता है। उधर दर्द में डूबा होने के बावजूद बाफोमेट उसके मूवमेंट्स को ध्यान से देखना चाहता है। वह जानना चाहता है कि बिना किसी हैंडीकैप के ग्रिफिन सच में कितना कर सकता है। जितना ज्यादा वह पिटता है, उतना ही अजीब तरीके से उसका एक्साइटमेंट बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ग्रिफिन अचानक रुक जाता है और ऐलान करता है कि वह मैच यहीं खत्म कर रहा है। उसके मुताबिक अब आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं है। अनाउंसर भी उसके फैसले का सपोर्ट करता है और सबको याद दिलाता है कि यह मैच सिर्फ शो के लिए था। फिर वह पूछता है कि क्या कोई और चैलेंजर है। इधर बाफोमेट का दिल एड्रेनलिन से जोर जोर से धड़क रहा होता है। वह अब भी लड़ना चाहता है। उसे मिस्टर मा के शब्द याद आते हैं, इस हालत में वह किसी ए रैंक हंटर को हरा नहीं सकता। वह जानता है कि वह कमजोर है, फिर भी उसे अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे वह जमीन से दूर बह रहा हो, या शायद यह सिर्फ उसका भ्रम हो। अगले ही पल उसके अंदर का मॉन्स्टर टूट पड़ता है। वह ग्रिफिन की तरफ मिडिल फिंगर उठाता है और बिना सोचे समझे उस पर झपटने की तैयारी कर लेता है। खतरे को भांपते ही ग्रिफिन जोरदार किक मारता है, इतनी जबरदस्त कि बाफोमेट सीधे खिड़की तोड़ता हुआ नीचे पूल में जा गिरता है। यह देखते ही क्राउड में हड़कंप मच जाता है, खासकर वहां खड़ी लड़कियां शौक में चीख पड़ती हैं। बाफोमेट खुद भी हैरान रह जाता है। एक ही ब्लो में हार जाना उसके लिए नया अनुभव था। दर्द के बीच भी उसे अपनी एबिलिटीज की एक साफ समझ मिल जाती है। फिर भी उसके दिल में एक ही सोच गूंजती है, एक दिन ग्रिफिन उसके सामने घुटनों पर होगा। लेकिन फिलहाल असली प्रॉब्लम कुछ और है। उसे तैरना ही नहीं आता। पानी में डूबते हुए सांस टूटने लगती है। तभी एक लड़की बिना सोचे पूल में छलांग लगा देती है। पानी के धुंधलेपन के बीच बाफोमेट उसकी ब्लॉन्ड हेयर और चमकती ब्लू आईज देख पाता है। लड़की उसके करीब आती है। होश खोने की कगार पर वह उसका बाल पकड़ लेता है और टूटती आवाज में उसे बाहर निकालने की गुहार लगाता है। उधर बाहर खड़ी लड़कियां उस ब्लॉन्ड के लिए परेशान हो जाती हैं जो उसे बचाने कूद गई थीं। जब उन्हें पूल की सतह पर उसके सुनहरे बालों की लटें तैरती दिखती हैं तो वे घबरा जाती हैं और मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। बाफोमेट की चेतना धीरे धीरे फेडिंग होने लगती है और वह एक अजीब मेंटल रेल्म में पहुंच जाता है। वहां वह खुद को नंबर एटाना के रूप में देखता है। उसका सीनियर उसे डांटते हुए कहता है कि यूं खड़े रहने के बजाय काम शुरू करे। नंबर एटनी को समझ ही नहीं आता कि वह किस काम की बात कर रहा है। अगले ही पल उसका साथी ह्यूमन में बदल जाता है और उस पर वार करता है, यह कहते हुए कि उसका काम है इंसानों के हाथों मारा जाना। अचानक हमारा बॉय हड़बड़ाकर जाग उठता है। उसे यह सपना साफ याद रहता है क्योंकि ह्यूमन बनने के बाद यह उसके लिए बिल्कुल नया अनुभव था।
तभी उसकी नजर पास बैठी उसी ब्लॉन्ड लड़की पर पड़ती है और उसे याद आता है कि वही उसे बचाने आई थी। उसकी नजर अनजाने में उस पर टिक जाती है जब तक उसकी दोस्त यह नोटिस नहीं कर लेती और उसे चेतावनी नहीं देती कि अगर वह घूरता रहा तो वह उसकी आंखें नोच। गुस्से में भरी उन औरतों को देखते हुए बाफोमेट सोचने लगता है कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मिस्टर मा वहां पहुंचता है और हालात संभालने की कोशिश करता है। पता चलता है कि उन लड़कियों में से एक है अकीदना, आर्क गिल्ड की प्रेसिडेंट। वह अपनी फ्रेंड के ब्लॉन्ड बालों की एक लट दिखाते हुए बताती है कि उनकी पूल पार्टी चल रही थी जब अचानक बाफोमेट आसमान से गिरते हुए पानी में आ टकराया। मिस्टर मा उसे समझाने की कोशिश करता है और यह मानकर कि बाफोमेट एक नया रिक्रूट है जो ट्रेनिंग के दौरान गिर गया, अकीदना उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर वह अचानक सवाल करती है कि उसे उस बाल में क्या दिखता है। मिस्टर मा सीधा सा जवाब देता है, बस बाल। लेकिन अकीदना पूरे ड्रामा के साथ बताती है कि ऐसे परफेक्ट ब्लॉन्ड हेयर को मेंटेन करने में कितना एफर्ट और पैसा लगता है। वह अपनी आंखों के नीचे पड़े डार्क सर्कल्स की ओर इशारा करती है, यह साबित करने के लिए कि वह वल्किरी की इमेज पर कितनी मेहनत करती है। अगले ही पल वह कॉम्पेंसेशन की डिमांड रख देती है, 116 मिलियन वन, हर गोल्डन स्ट्रैंड के लिए 1 मिलियन। यह सुनते ही मिस्टर मा के पसीने छूट जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि बाफोमेट ने सिर्फ एक ए क्लास हंटर को नहीं बल्कि पूरे आर्क गिल्ड को नाराज कर दिया है। मन ही मन वह सोचता है कि बाफोमेट की कर्मा सच में बहुत खराब है जो वह हर बार ऐसी मुसीबतों में फंस जाता है। उधर हमारा बॉय इस बेहुदा डिमांड से सन्न रह जाता है और बिना लाग लपेट के पूछ बैठता है कि क्या वह लड़की सच में इतनी कीमती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वह कौन है। वह ब्लॉन्ड लड़की दरअसल वाल्किरी है, एक ए क्लास हंटर और टॉप मॉडल जो अपनी ताकत और खूबसूरती दोनों के लिए मशहूर है। लेकिन बाफोमेट उसकी पॉपुलैरिटी को समझ ही नहीं पाता। अकीदना झुंझलाकर कह देती है कि किसी रूकी को एक्सप्लेन करने का उसे कोई शौकर नहीं है। वह साफ कहती है कि बाफोमेट के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो कॉम्पेंसेशन पे करे या अपनी हंटर करियर छोड़ दे। होंठों पर हल्की सी स्मर्क के साथ वह जोड़ती है कि वह चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकता है अपने बॉडी से। उसके ये शब्द बाफोमेट के दिल में पुराने जख्म कुरेद देते हैं। उसे वह समय याद आ जाता है जब एक डॉक्टर ने ठीक इसी तरह उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की थी। गुस्से से भरा बाफोमेट इस बार साफ मना कर देता है कि वह फिर से किसी का स्केपगोट बने। वह सीधे मिस्टर मा की ओर उंगली उठाता है और कहता है कि या तो वह जिम्मेदारी लें या फिर सारा दोष ग्रिफिन पर डाल दिया जाए। आखिर उसी ने तो उसे खिड़की से बाहर लात मारकर फेंका था और जैसे किस्मत को यही मंजूर हो, ठीक उसी पल ग्रिफिन वहां आ जाता है। उसे देखते ही लड़कियां सन्न रह जाती हैं। वे तुरंत समझ जाती हैं कि उससे उलझना भारी पड़ सकता है क्योंकि वह नेबुला गिल्ड का मेंबर है, एक ऐसा गिल्ड जिससे भिड़ने से आर्क गिल्ड तक कतराता है। आर्क गिल्ड की प्रेसिडेंट उससे पूछती है कि क्या सच में उसी ने बाफोमेट को खिड़की से बाहर फेंका था। ग्रिफिन बिल्कुल शांत अंदाज में हाँ कह देता है। स्टाफ भी आगे आकर गवाही देता है कि पूरा मामला एक एक्सीडेंट था। फिर भी प्रेसिडेंट टस से मस नहीं होती और कॉम्पेंसेशन की जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार कोई और रास्ता न देख मिस्टर मा आगे बढ़ता है और एजेंसी की तरफ से कॉम्पेंसेशन देने पर सहमत हो जाता है। यह सुनकर अब उसकी बारी चौंकने की होती है। मामले में एजेंसी खुद उतर रही है। मिस्टर मा समझाता है कि वे कैश में भुगतान नहीं कर सकते, लेकिन इसके बदले एक बेहद कीमती चीज ऑफर कर रहे हैं, टावर के एक्सक्लूसिव राइट्स। वह बताता है कि यह एक कानूनी विशेषाधिकार है जो सिर्फ कुछ गिल्ड्स को मिलता है। इसके तहत कोई गिल्ड एक या एक से ज्यादा टावर्स की ओनरशिप क्लेम कर सकती है। ऐसे टावर में मौजूद बीस्ट्स बार बार रीस्पॉन होते रहते हैं जब तक गिल्ड उसे पूरी तरह क्लियर न कर दे। इसका मतलब है डीमन क्रिस्टल्स और रेयर आइटम्स की कभी न खत्म होने वाली सप्लाई। इतना ही नहीं, अगर गिल्ड बाहर के हंटर्स को टावर में घुसने दें तो वह उनसे एंट्री फी ले सकती है या फिर लूट का एक हिस्सा मांग सकती है। कुछ हंटर्स इस सिस्टम को नाइंसाफी कहते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा एक ही जवाब मिलता है, अगर फायदा चाहिए तो किसी मजबूत गिल्ड में शामिल हो जाओ। मिस्टर मा आर्क गिल्ड को एक ऐसा प्रस्ताव देता है जिसे ठुकराना आसान नहीं। एक पूरे साल के लिए उस टावर पर एक्सक्लूसिव क्लेम जो पिछले 1.5 साल से अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। आर्क गिल्ड की प्रेसिडेंट दिखावटी हिचकिचाहट के साथ कहती है कि उसे पहले अपने गिल्ड से बात करनी पड़ेगी। उसी दौरान मिस्टर मा का एक सबॉर्डिनेट धीमी आवाज में चिंता जताता है कि वह अपने सीनियर से सलाह लिए बिना इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर मा बेफिक्र अंदाज में बात टाल देता है। उसका मानना है कि अगर आर्क गिल्ड उस टावर को संभाल लेता है तो लंबे समय में इसका फायदा एजेंसी को ही होगा। ज्यादा देर नहीं लगती, प्रेसिडेंट औपचारिक रूप से ऑफर स्वीकार कर लेती है। उसके चेहरे पर चालाक मगर संतुष्ट मुस्कान होती है, जबकि मिस्टर मा और उसका सहायक राहत की सांस लेते हुए मुस्कुरा उठते हैं। कुछ देर बाद वैल्किरी को होश आता है। प्रेसिडेंट तुरंत उसकी हालत पूछती है और जब यकीन हो जाता है कि वह ठीक है तो सब वहां से निकलने की तैयारी करने लगते हैं।
जाते जाते वल्किरी हल्के से पूछती है कि सेंट्रल एजेंसी के लोग वहां क्या कर रहे थे। प्रेसिडेंट मुस्कुराकर कहती है कि वह बाद में सब समझा देगी। जैसे ही आर्क गिल्ड की टीम बाहर की ओर बढ़ती है, वह ब्लॉन्ड लड़की पीछे मुड़कर बाफोमेट को देखती है और उसे एक शरारती विंक के साथ मुस्कान दे देती है। यह देखकर बाफोमेट पूरी तरह गड़बड़ा जाता है। वह समझ ही नहीं पाता कि उसका मतलब क्या था। इधर थका हारा मिस्टर मा पूरे हंगामे के लिए बाफोमेट और ग्रिफिन दोनों से बार बार माफी मांगता है। बाद में बाफोमेट सारी घटना पर सोचता है और बुदबुदाता है कि कुछ लोग पैसों के पीछे कितने पागल होते हैं। फिर उसे अचानक वल्किरी की वही विंक याद आ जाती है और अपनी मासूम सी सोच में वह मान लेता है कि शायद वह उससे लड़ना चाहती है। इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ सोच पाता, ग्रिफिन अचानक सामने आ जाता है और तंज कसता है कि बाफोमेट इतना कमजोर है कि उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं कर पाया। फिर वह सीधा सवाल करता है, आखिर उसने मैच के दौरान उसके हाथ से नीला बैंड कैसे निकाल लिया। बाद में जब बाफोमेट इमारत से नीचे गिरा था, ग्रिफिन ने वही बैंड पूल में तैरता हुआ पाया था। बात समझते ही बाफोमेट के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह कहता है कि ऐसा तो लगता है जैसे ग्रिफिन खुद ही उसे जीत देना चाहता था। ग्रिफिन की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वह जवाब देता है कि वह बस एक टेस्ट था, एक चाल जिसे सिर्फ कोई अनुभवी हंटर ही पकड़ सकता था। इसके बाद वह सीधे पूछता है कि बाफोमेट असल में है कौन। बाफोमेट बात को दूसरी ओर मोड़ देता है। वह याद दिलाता है कि ग्रिफिन ने उसे सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि उसका नाम उस राक्षस जैसा है जिसने उसके भाई को मारा था। वह सवाल करता है कि क्या एक हंटर को इतना भावुक होना चाहिए, लेकिन ग्रिफिन टालने के मूड में नहीं होता और फिर से जवाब मांगता है। बाफोमेट साफ मना कर देता है। वह किसी ऐसे इंसान को जवाब नहीं देगा जो इतनी तर्कहीन सोच रखता हो। आखिरकार ग्रिफिन मान लेता है कि वह अपने भाई का बदला नहीं चाहता, उसे बस किसी पर अपना गुस्सा निकालना है। ग्रिफिन के चेहरे के भाव देखते ही बाफोमेट को उसकी मानसिकता समझ में आ जाती है। अचानक उसे एहसास होता है कि ग्रिफिन का गुस्सा इसलिए है क्योंकि बाफोमेट ने उसके भाई को उससे पहले मार दिया था। मैच के दौरान उसे ग्रिफिन के लिए कोई नफरत महसूस नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही ग्रिफिन अपने घटिया भाई का जिक्र करता है, उसके भीतर नफरत की लहर उठती है। उसी पल वह नतीजे पर पहुंच जाता है। ग्रिफिन इसी बात से नाराज है कि उसका भाई उससे पहले मारा गया। ग्रिफिन झुंझलाकर कहता है कि वह उस पर अपने ही भाई को मारने का इल्जाम लगा रहा है, जबकि वह खुद एक हंटर है। बाफोमेट को यह अजीब नहीं लगता, उसके लिए हंटर कोई संत नहीं होते। फिर भी वह ग्रिफिन की नफरत की असली वजह पूरी तरह समझ नहीं पाता। जवाब देने के बजाय ग्रिफिन एक कदम आगे बढ़ता है क्योंकि वह अब बाफोमेट से उठती हुई खून की प्यास साफ महसूस कर सकता है, इतनी तीव्र कि वह किसी शीर्ष दानव की ही हो सकती थी। ग्रिफिन खुद से बुदबुदाता है कि कोई इंसान इतनी भयानक रक्त पिपासा कैसे ढो सकता है। उसे ध्यान से परखते हुए वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि बाफोमेट जरूर कोई दानव है जो इंसानी रूप धारण किए हुए है। यह सुनते ही पहले तो बाफोमेट के होंठों पर मुस्कान आती है और फिर वह जोर से हंस पड़ता है। उसे खुशी होती है कि ग्रिफिन ने इतनी सटीक पहचान कर ली। वह मजाकिया अंदाज में पूछता है कि अगर यह सच हो तो ग्रिफिन क्या करेगा। जवाब साफ होता है, वह उसे एक हंटर के रूप में खत्म कर देगा। बाफोमेट ठंडे लहजे में कहता है कि अगर वह एक बीस्ट है और ग्रिफिन एक हंटर, तो उनका एक दूसरे को मारना तय है। वे दोनों एक ही नाव में सवार हैं। वह ग्रिफिन को चुनौती देता है और चेतावनी देता है कि उस दिन से पहले और मजबूत हो जाए, वरना वही उसे मार डालेगा। ओरिएंटेशन पूरा होने के बाद मिस्टर मा उसे पुराने मोहल्ले की ओर ले जाते हैं और कहते हैं कि वह हमेशा कैफे और गेम शॉप्स में नहीं रह सकता, इसलिए उसे एक ठीक ठाक घर चाहिए। ट्रेनिंग पूरी होने की खुशी में मिस्टर मा उसे रहने की जगह देने का फैसला करते हैं। वह उसके नए घर का दरवाजा खोलते हुए इसे एक खुला, पर्यावरण अनुकूल बगीचा और पारंपरिक कोरियाई घर बताते हैं। लेकिन हमारे लड़के को यह किसी भूतिया हवेली से कम नहीं लगता, जिससे वह तुरंत झुंझला जाता है। मिस्टर मा पहले से ही ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे होते हैं, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होते। वह समझाते हैं कि हालिया बवाल के बाद बाफोमेट को कम नजर आने के लिए सियोल के बाहरी इलाके में रहना चाहिए। आसपास नजर दौड़ाने के बाद बाफोमेट आखिरकार इस जगह को स्वीकार कर लेता है। जगह काफी खुली है और वह तय करता है कि पहले झाड़ियां साफ करेगा और फिर इसे रहने लायक बना लेगा। उसकी शांत प्रतिक्रिया देखकर डायरेक्टर खुद चौंक जाता है। मजाक में पूछ बैठता है कि कहीं पूल वाले हादसे में उसके सिर पर तो चोट नहीं लग गई, क्योंकि उसे तो लगा था कि बाफोमेट किसी लग्जरी पेंट हाउस की मांग करेगा। लेकिन बाफोमेट बस इतना कहता है कि उसे ऊंचाई पर रहना पसंद नहीं, वहां उसे घुटन महसूस होती है। यह जवाब डायरेक्टर की उम्मीदों से बिल्कुल अलग होता है, फिर भी वह उसे मान लेता है। इसके बाद मिस्टर मा ओरिएंटेशन के पहले दिन के बारे में पूछता है कि क्या उसके बाद कुछ खास होता है। बाफोमेट जवाब देता है, कुछ भी नहीं। हालांकि उसे याद आता है कि पूरे हंगामे के दौरान ग्रिफिन की नजरें लगातार उस पर टिकी हुई थीं, मगर वह उस बात को उस वक्त जिक्र करने लायक नहीं समझता।
उसी दौरान कोई उसे नए घर में जाते हुए देखता है और तय करता है कि उसका इस्तेमाल किया जाएगा। अचानक हमारे लड़के को एक तेज एहसास होता है, कोई उसे घूर रहा है, लेकिन मिस्टर मा को आसपास कोई नजर नहीं आता। फिर मिस्टर मा बात बदलकर उसके नए काम पर आ जाता है। वह ओरिएंटेशन के तुरंत बाद काम पर लगाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन यह भी कहता है कि यह जिम्मेदारी बाफोमेट के लिए बिल्कुल सही है। आमतौर पर ओरिएंटेशन के बाद नए हंटर्स को 4-4 के समूह में बांटा जाता है। हर समूह एक मेंटर की निगरानी में काम करता है ताकि सबकी क्षमताएं संतुलित रह सकें। कुछ ही देर बाद उसका समूह उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी मेंटर उसका कोड नेम पुकारता है। वह चुटकी लेते हुए कहता है कि इतने मशहूर इंसान को गाइड करना उसके लिए सम्मान की बात है। बाफोमेट चिढ़ा हुआ महसूस करता है। पूरी इस प्रक्रिया पर नजर रखना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। उसी पल उसे मिस्टर मा की कही एक बात याद आती है, ड्राइव हंटिंग। एक ऐसा तरीका जिसमें हंटर्स किसी जानवर को घेर कर पीछे हटने का कोई रास्ता न छोड़ते हुए उसे धीरे धीरे मौत की ओर धकेल देते हैं।